हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं तो काफ़ी खुश हूँ आप लोगों का पेपर देखकर एंड आई होप कि आप लोग भी काफ़ी खुश होंगे। मेरी खुशी मायने नहीं रखती, आपकी खुशी मायने रखती है कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया हो। और अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं और अगर आपने फ़र्स्ट सीटिंग में एग्ज़ाम दे लिया है और एग्ज़ाम देकर आप अपने घर आ चुके हैं, तो आइए आप लोगों के आंसर्स को मैं मैच करा देता हूँ। मैं संतुष्ट हूँ जो भी ऑब्जेक्टिव्स मैंने देखे आपके एग्ज़ाम्स में जो पूछे हुए हैं और जो भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी पूछा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि विद्यार्थियों के अप्रोच के बियॉन्ड था। अगर आप अपने टीचर्स से पढ़े होंगे और टीचर्स ने आपको कंप्लीट सिलेबस की प्रिपरेशन कराई होगी, तो आप सभी प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हैं। तो आइए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स को चेक करते हैं और तब जाकर सब्जेक्टिव्स पर भी नज़र डाला जाएगा। जो पहला क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, ईच चाइल्ड डॉट 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 एन आइसक्रीम। प्रत्येक बच्चा के पास एक आइसक्रीम है। ईच जो डिटर्मिनर है यह हमने हमेशा अपने बाद सिंगुलर नाउन जो कि चाइल्ड है और सिंगुलर वर्ब ही लेता है, तो यहाँ पर सही जवाब सिंगुलर वर्ब के रूप में हैज़ होगा एंड आई होप आपने यही किया होगा। आयरन इज़ मोस्ट यूज़फुल ऑफ ऑल द मेटल्स। इसको नेगेटिव में ले जाना है। डिग्री के रूल के अनुसार जब वर्ब के बाद यानी कि इज़ के बाद सुपरलेटिव डिग्री आता है, तो इसको नेगेटिव में ले जाने के लिए यानी कि पॉजिटिव डिग्री में बदलने के लिए डिग्री के अनुसार पॉजिटिव और सेंटेंस के अनुसार नेगेटिव, नो अदर का प्रयोग करना होता है शुरू में। तो सही जवाब होगा नो अदर मेटल इज़ एज यूज़फुल एज आयरन। आयरन सभी मेटल्स में ज़्यादा यूज़फुल होता है, तो कोई भी दूसरा मेटल उतना यूज़फुल नहीं होता है जितना कि आयरन। ये सही जवाब है। थर्ड क्वेश्चन इज़ ही डॉट 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 वर्क्स। आप में से ज़्यादातर लोग इसमें कन्फ्यूज्ड हो गए होंगे और मुझे लगता है कि आपने इसमें क्या किया होगा कि इसमें आपने सही उत्तर कर दिया होगा हार्ड, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को याद होता है कि हार्ड वर्क्स होता है, लेकिन अगर आप हार्ड लगा दीजिएगा ना तो इसका मीनिंग निकलेगा ही नहीं। अगर हार्ड लगाना होता तो वर्क के बाद होता ही वर्क्स हार्ड, वह कड़ी मेहनत करता है। लेकिन वर्क यानी कि वर्ब के पहले आपको एडवर्ब का प्रयोग करना है। हार्ड और हार्डली दोनों एडवर्ब हैं, दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। हार्ड का मतलब होता है कड़ा और हार्डली का मतलब होता है नहीं के बराबर। तो अगर यहाँ पर इस सेंटेंस को देखिएगा तो निकलेगा कि वह शायद ही काम करता है, वो काम नहीं के बराबर करता है, इसलिए सही जवाब होगा हार्डली। हार्ड आप में से ज़्यादातर लोग लगाए होंगे मुझे पता है, लेकिन जो डेप्थ से ग्रामर पढ़ा होगा वो यहाँ पर हार्डली ही लगाएगा। जैसे आप बोलते हो कि आई रन फास्ट, तो फास्ट कहाँ पर लगाते हो? रन के बाद यानी कि वर्ब के बाद। लेकिन अगर बोलना है कि मैं शायद ही कभी दौड़ता हूँ, तो आई हार्डली रन। ये जो एडवर्ब है ना हार्डली, ये टाइम को सूचित करता है, नेगेटिव वर्ड है ये हार्डली, इसलिए इसका प्रयोग वर्ब के पहले होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब्स जो होते हैं जो टाइम को इंगित करते हैं उनको वर्ब के पहले रखा जाता है। जैसे आपने देखा होगा एवर, नेवर, ये सारे भी वर्ब्स के पहले आते हैं। सेल्डम, रेयरली, बेयरली, हार्डली, ये सारे के सारे वर्ब के पहले आते हैं, तो वर्ब के पहले लिखना इसीलिए हार्डली होगा। आई होप आप लोग एक्सप्लेनेशन समझ गए होंगे। अगर आपने गलती कर दिया है तो हार्ड लक। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। आपको इनकरेक्ट सेंटेंस को पहचानना है। नीचे से बढ़िए, द ट्री वॉज कवर्ड विद फ्लावर्स, कोई गलती नहीं है। द वर्कर्स आर ऑन ए स्ट्राइक, कोई गलती नहीं है। ही गॉट ऑफ द ट्रेन, कोई गलती नहीं है। लेकिन आई डोंट केयर ऑफ दिस, केयर के बाद फॉर होना चाहिए था, आई डोंट केयर फॉर दिस, तो इनकरेक्ट यही सेंटेंस है। दे हिम चेयरमैन, उन लोगों ने उसे चेयरमैन चुना। वैसे तो इलेक्ट और इलेक्टेड दोनों यहाँ पर सही हो जाएगा, ये प्रेजेंट में और पास्ट में, लेकिन मीनिंग को देखकर आपको पास्ट को प्रेफर करना होगा। दे इलेक्टेड हिम चेयरमैन। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बंडल की स्पेलिंग होती है BUNDLE, तो ये सही जवाब आपका होगा। 7 नंबर है, वी रेन इन इंडिया इन ऑल सीजन्स, सभी ऋतुओं में हमें भारत में वर्षा मिलती है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। वी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगना चाहिए, तो गेट होगा। करेक्ट सेंटेंस चारों में से चुनना है। ही अपोजेज अगेंस्ट अस। मैं जानता हूं कि आप में से ज़्यादातर लोग ही अपोजेज अगेंस्ट अस लगा दिए होंगे, लेकिन आप ज़रा गौर कीजिएगा तो इस सेंटेंस में
अपोज का मतलब होता है विरोध करना, और अगेंस्ट पहले से विरोध का मीनिंग दे रहा है। अपोज एक ट्रांजिटिव वर्ब है विद्यार्थी, ये अपने बाद किसी भी प्रीपोजिशन को नहीं लेगा। आपने कहीं पर भी अपोज का सेंटेंस अगर पढ़ा होगा तो ही अपोज्ड मी, ही अपोज्ड द मूव, तो ही अपोजेज अस, वह हमारा विरोध करता है, सही जवाब है। आई वेंट आउट टू माई फ्रेंड, मैं बाहर गया अपने फ्रेंड को, और चारों में से कोई एक फ्रेज भरना है। तो देखिएगा सी ऑफ का मीनिंग होता है विदा करना। मैं अपने दोस्त को छोड़ने के लिए, विदा करने के लिए बाहर गया। 10th नंबर क्वेश्चन है, इट वॉज काइंड डॉट डॉट यू टू हेल्प मी, बड़ी दयालु थे आप जो आपने मेरी मदद की। आपने अपने टीचर्स के यहाँ पढ़े होंगे हाउ काइंड ऑफ यू, हाउ काइंड ऑफ मी। ऐसे सेंटेंसेस में इट इज़ काइंड ऑफ यू, इट वॉज काइंड ऑफ यू, ऑफ का प्रयोग होता है काइंड के साथ। आई विश, ये इमेजिनेशन वाला वाक्य है, और इमेजिनेशन के लिए ऑक्सिलियरी वर्ब वुड होता है। काश वह जल्द ही अच्छा हो जाता। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई हैव टू टीच इंग्लिश, आपको पैसिव में करना है, तो ये तो आसान था, आपको गलती नहीं करना था। इंग्लिश हैज़ टू बी टॉट बाई मी। ही इज़ नॉट एट होम, ये एट होम होता ही है, वह घर पर नहीं है। एट होम का मतलब कंफर्टेबल भी होता है। ही इज़ लेज़ी, ही विल फेल, वह फेल हो जाएगा क्योंकि वह लेज़ी है। यहाँ पर इसका सही आंसर लिखा हुआ है। ही सेड इट मे रेन टुमारो, तो मे का माइट होना चाहिए, तो ये रहा ही सेड दैट इट माइट रेन, और टुमारो का द नेक्स्ट डे। यू लेंड मी योर बुक, लेंड चूंकि V1 है तो हैव तो हो नहीं सकता क्योंकि V3 मांगने लगेगा। मस्ट, शुड और विल में से कोई एक होगा क्योंकि ये तीनों मॉडल वर्ब्स हैं और V1 आता है। यू से रिक्वेस्ट करने के लिए वुड का प्रयोग होता है, और वुड अगर ना हो तो उसका भाई विल प्रयोग होता है। विल यू लेंड मी योर बुक, क्या आप अपनी किताब मुझे उधार देंगे। आई बैंग्ड माई टो ऑन द फ्लोर, मैंने ज़ोर से पटका अपने पैर को फ्लोर पर। टो हमारे पैर के पांचों जो पार्ट्स होते हैं ना, फिंगर्स, लॉन्ग टो, शॉर्टर टो, लॉन्गेस्ट टो, ऐसे करके अंगूठा के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है टो, बाकी फिंगर्स के लिए भी यूज़ हो जाता है। तो मैंने उसी को पटका फ्लोर पर, TOE। डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ कॉल व्हेन यू हैव गॉन टू द जिम, जिम में पहुंच जाने के बाद तुम मुझे कॉल करना मत भूलना, यानी कि पहुंचने का काम जब समाप्त हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में इसको जाना होगा। द बुक विल बी बॉट बाई सीता, तो सीता विल बाई द बुक हो जाएगा ना, बॉट को बाई करना होगा क्योंकि विल मॉडल वर्ब है ना, V1 हो जाएगा। आई स्विम व्हेन आई वॉज यंग, ये व्हेन आई वॉज यंग को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये पास्ट की कैपेसिटी बताना है। हमने आपको क्लास में पढ़ाया था CAP कैप, C फॉर कैपेसिटी, F फॉर एबिलिटी, P फॉर पावर। कैन का यूज़ होता है लेकिन पास्ट की कैपेसिटी में कुड का यूज़ होता है। अमर सेज दैट ही इंग्लिश लेसन्स एवरी डे, एवरी डे जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट की डिमांड करता है, और इस वजह से अमर के अनुसार यहाँ पर टेक्स होगा। आई से दैट आई राइट अ लेटर, केवल दैट को हटा दीजिएगा अगर, तो ये देखिए आई फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पर भी आई फर्स्ट पर्सन है, इसको चेंज नहीं करना होगा। से प्रेजेंट में है तो टेंस भी चेंज नहीं होगा, तो केवल दैट को हटाकर इन्वर्टेड कॉमा, तो ये रहा आई से आई राइट अ लेटर। वुड यू माइंड हमेशा जिरंड से फॉलो होता है, तो शर्टिंग यहाँ पर सही जवाब होगा। वुड यू माइंड का स्ट्रक्चर भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था मॉडल वर्ब में। द बस केम टू एन एब्रप्ट हाल्ट, बस अचानक ही रुक गई। एब्रप्ट का मीनिंग आपको बताना है। एब्रप्ट का मतलब अचानक होता है, और सडन का मतलब भी अचानक होता है, तो ये इसका साइनो हो जाएगा। शिमला इज़ मच फार्दर दैन चंडीगढ़, पिछले कई क्लास में मैं फार्दर और फर्दर का चर्चा किया, और आखिरकार आपके एग्ज़ाम में आ ही गया। फार्दर से दूरी व्यक्त होता है, और फर्दर का मतलब होता है इसके आगे, इसके अतिरिक्त। चूज़ दी ऑड वन आउट, इन चारों में ऑड कौन है, तो इसमें देखिएगा कि 3 एक एक कैटेगरी का है, एक अलग कैटेगरी का है। जैसे यहाँ पर वीट का मतलब होता है गेहूँ, पैडी का मतलब होता है धान, बार्ली का मतलब होता है जौ,
जौ होता है ना, जौ समझते हैं ना आप लोग। और ये जो मस्टर्ड है इसका मतलब होता है सरसों। तो इन चारों से अगर डिफरेंस हम देखें तो मस्टर्ड में डिफरेंस है विद्यार्थी, तो इसका सही जवाब होगा मस्टर्ड। शी वॉन्ट्स टू बिकम, वह बनना चाहती है एक इंजीनियर, एन इंजीनियर। क्रिस्टोफर कोलंबस सेट आउट, क्रिस्टोफर कोलंबस प्रस्थान किया टू डिस्कवर, खोजने के लिए, न्यू, क्या ढूंढने के लिए, न्यू कंट्री, न्यू लैंड, न्यू टाउन, न्यू विलेज। तो न्यू कंट्री यहाँ पर, क्योंकि क्रिस्टोफर ने, लैंड का मतलब कि ये तो हो जाएगा कि आप दुनिया, एक अलग दुनिया की खोज के लिए निकलेंगे। तो क्रिस्टोफर कोलंबस देश के खोज करने के लिए निकले थे। ये क्वेश्चन को देखकर अजीब लग रहा है ना कि ये आपके इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर में क्या कर रहा है। ये टोटली जीके का सवाल है, इसका कोई यूज़ नहीं बनता है, फिर भी आपका परसेप्शन चेक कर रहा है ये एग्जामिनर। तो यहाँ पर कंट्री होगा। 29 है आई टेकन माई कैमरा। टेकन चूंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो आई हैव हो जाएगा, आई हैव टेकन माई कैमरा। ही इज़ बेंट, बेंट के साथ हमेशा ऑन लगता है, बेंट ऑन का मतलब होता है पर तुला हुआ। वह अपने को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। करेक्ट सेंटेंस बताना है। तो विद्यार्थी अगर आपने डिग्री पढ़ा होगा तो मैंने आपको क्लास में बताया था कि ये जो सो है ना, सो का प्रयोग आप नेगेटिव में कर सकते हैं और इसमें नॉट नहीं है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आई के बाद आर लगाया है। तो नॉट रहने पर आप सो का यूज़ कर सकते हैं और नॉट रहे या ना रहे एज का यूज़ आप कर सकते हैं। तो चूंकि इसमें नॉट नहीं है तो यही आपका सही जवाब होगा। ही इज़ एज टॉल एज आई। माई फिंगर्स वर इंजर्ड एंड सो माई सिस्टर हैड टू राइट द नोट। राइट समथिंग टू समवन होता है, किसी को कुछ लिखना, राइट अ लेटर टू, राइट एन एप्लीकेशन टू, राइट द नोट टू, टू यहाँ पर प्रीपोजिशन होगा। फॉर मी, मेरे लिए, ब्रेकफास्ट इज द बेस्ट मील ऑफ द डे। बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है जिसके साथ द का यूज़ किया जाता है। चॉकलेट की स्पेलिंग बतानी है, CHOCOLATE, चॉकलेट की ये स्पेलिंग है, करेक्ट है। ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, तो हिम को ही बना लिया, ही वाज लगा दिया, लाफ्ड एट को उतार लिया और बाई ऑल हिज फ्रेंड्स, तो ही वाज लाफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड्स। तो सही जवाब हमें दिख रहा है ना, ही वाज लाफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड्स। अ डे ऑफ रेस्ट, आराम करने के दिन को क्या कहते हैं? हम हॉलीडे कहते हैं स्टूडेंट्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताइए। एक ऐसा आदमी जिसकी वाइफ का डेथ हो गया हो तो इसको हिंदी में विदुर कहते हैं और इंग्लिश में विडोवर कहते हैं, और विडो उस औरत को कहते हैं जिसका हस्बैंड डेथ कर गया हो। ऑल कमिंग एंड गोइंग वर फॉरबिडन। ऑल यहाँ पर बोथ का मीनिंग दे रहा है कि दोनों मना है, कमिंग और गोइंग, तो दोनों मना है ना, कमिंग भी और गोइंग भी, तो ये प्लुरल हो जाएगा, वर हो जाएगा। द जज डिक्लेयर्ड द पर्सन गिल्टी ऑफ ऑल द चार्जेस। जज ने डिक्लेयर किया कि यह आदमी सभी आरोपों का दोषी है। गिल्टी मतलब दोषी, और इसका एंटोनिम यानी कि उल्टा बताना है तो निर्दोष का मीनिंग होता है इनोसेंट। ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, तो मे को माइट में बदलना होगा, तो देख लीजिए ही प्रेड, उसने प्रार्थना किया दैट कि गॉड माइट ब्लेस हिम, यू को अपने मन से हिम में बदल दिया। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है OPPORTUNITY, OPPORTUNITY, अपॉर्चुनिटी, अवसर। वी लाइक म्यूजिक वेरी मच। म्यूजिक, साइंस, इलेक्ट्रिसिटी, मैन, वुमन, ये ऐसे नाउन होते हैं जिनका अगर व्यापक अर्थ में प्रयोग हो तो इनमें आर्टिकल नहीं लगता। तो हम लोग म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ये व्यापक अर्थ है, किसी खास म्यूज़िक के बारे में बात नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर नो आर्टिकल होगा। आपको मेलोडियस का सिनोनिम बताना है। मेलोडियस का मतलब होता है मधुर, संगीतमय, तो मेलोडियस का मीनिंग तो यहाँ पर निकल रहा है ना, म्यूजिकल। लेट दिस बी डन बाई मी, यह काम मेरे द्वारा होने दो, यानी कि मुझे यह काम करने दो। लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी डू दिस, ये सही जवाब हो जाएगा।
आपको मॉडर्न का एंटोनिम बताना है तो मॉडर्न का एंटोनिम तो आप सभी लोग जानते हैं, एंशंट होता है। द टीचर सेट होमवर्क एट द एंड ऑफ द लेसन। एट द एंड ऑफ एक एक्सप्रेशन है जिसका यूज किया जाता है के अंत में। वी बिलीव इन इमोरलिटी ऑफ द सोल। हम आत्मा के अमरत्व में विश्वास करते हैं। महात्मा गांधी वाला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में, यहाँ पर भी आपका हालांकि टेस्ट किया वर्ड मीनिंग का टेस्ट कि इमोर्टैलिटी का मतलब होता है अमरत्व, जो कभी ना मरे, तो आत्मा कभी नहीं मरती ऐसा हम मानते हैं। हाउ मच डू यू वांट, हाउ के साथ मच ही यूज़ किया जाता है रेट वगैरह पूछने के लिए या फिर क्वांटिटी पूछने के लिए। द पुलिस मैन रैन आफ्टर द थीफ। रन आफ्टर का मतलब होता है के पीछे भागना, तो पुलिस चोर के पीछे भागा। रेखा हैज़ हर्ट हर सेल्फ। रेखा फेमिनिन जेंडर है ना, तो हर सेल्फ होगा। रेखा ने स्वयं को चोटिल कर लिया है। ही वेंट ऑन, ऑन एक प्रेपोजिशन है जिसके बाद जिरंड ही आना चाहिए, तो टॉकिंग होगा। ही वेंट ऑन टॉकिंग, वह बात करता रहा। ही डज नॉट गो टू मार्केट, क्वेश्चन टैग इसका डज ही हो जाएगा, ये तो काफ़ी आसान है। ही रिफ्यूज्ड टू हेल्प मी, उसने मेरी मदद करने से मना कर दिया। डिनाई मतलब भी होता है नकारना, लेकिन डिनाई अपने बाद जिरंड लेता है और यहाँ पर 2+V1 है, तो रिफ्यूज अपने बाद इन्फिनेटिव विथ 2 लेता है। द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग। ऑफ के पहले आने वाला नाउन ही मेन सब्जेक्ट होता है, यानी कि कॉस्ट यहाँ पर मेन सब्जेक्ट है, तो सही जवाब होगा इज। करेक्ट सेंटेंस चुनना है। इट इज़ हाई टाइम के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है पास्ट में जाना चाहिए, तो ये रहा इट इज़ हाई टाइम ही स्टार्टेड अर्निंग। यहाँ पर गौर कीजिएगा कि स्टार्टेड जो ये दिख रहा है ना, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ही हर्ड अ नॉइज ही गॉट अप। बहुत सारे लोग हैविंग पर पहुँच गए होंगे, लेकिन हैविंग के बाद तो V3 चाहिए होता है ना, हैविंग हर्ड होता तो सही होता। तो यहाँ पर देखिए एज ही हर्ड द नॉइज, जैसे ही उसने एक नॉइज सुना, ही गॉट अप, वह जग गया, यही इसका सही जवाब होगा। बाकी ये सिंथेसिस का रूल गलत है, और अगर आपने सिंथेसिस पढ़ा हुआ है कॉम्बिनेशन के रूल्स, तो आप पकड़ लीजिएगा कि एज का मतलब होता है एज सुन एज। बीवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स, गलत मित्रों से सावधान रहिए। 4 फ्रेज है। ऑल डे लॉन्ग का मतलब पूरे दिन, अगेन एंड अगेन का मतलब बार बार, ऑल ओवर का मतलब चारों ओर, एबव ऑल का मतलब है सबसे महत्वपूर्ण बात है, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा करने के लिए एबव ऑल का प्रयोग करते हैं। तो इस वाक्य को पढ़कर ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसकी चर्चा करनी है, तो बताना है एबव ऑल बीवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स। सबसे बड़ी बात यह है कि आप गलत मित्रों से बचकर रहिए। पब्लिक ओपिनियन वॉज अगेंस्ट द बिल। पब्लिक का जो ओपिनियन था वो बिल के खिलाफ था, और पक्ष वाला मीनिंग तो है नहीं यहाँ पर, तो खिलाफ वाला मीनिंग हमने चुन लिया। फॉर लगा होता तो फॉर भी डाल सकते थे। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चुनना है आपको। उलन का स्पेलिंग ए वाला सही है, उलन। परफ्यूम का सिनोनिम चुनना है, तो परफ्यूम का सेंट होता है ना, सुगंध। 61 है द पोएट वॉज ड्रेस्ड डॉट डॉट डॉट। ये डॉट 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 गलत जगह पर दिया है, पहले ड्रेस्ड होना चाहिए था और बाद में डॉट 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 होना चाहिए था। प्रिंटिंग वाले लोग भी गलती करते हैं। जब कवि ने सांप को देखा तो वो क्या पहना हुआ था, तो कवि D.H. लॉरेंस का पढ़े थे हम लोग, इन पैजामाज, उसमें लिखा था आई इन पैजामाज वेंट देयर टू ड्रिंक। मैं पैजामाज पहनकर वहाँ पानी पीने गया। ये तो बार बार रिपीट कर दिया, आर्ट्स वाले में भी साइंस वाले में भी। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, ही तो माई सेल्फ को देखकर ही समझ में आता है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की लाइन है। हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। W.H. ऑर्डेन का आखिरी 2 लाइन है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का, कि हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रैवलर इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, कि यात्री जो अपने अंतिम यात्रा पर होता है तो रास्ते में आने वाली चीज़ें उसको ब्लेस करती है। मानव का जो सफ़र होता है, आखिरी सफ़र, वो 4 कंधों पर पूरा होता है। तो ट्रैवलर इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। नेक्स्ट है
टू बेंड विद एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज, एप्पल से पेड़ के टहनियाँ लद जाती हैं, ये ओड टू ऑटम में इसकी चर्चा हुई है विद्यार्थी। Someone was before me at my water trough and I like a second comer waiting। मेरे ही सामने कोई मेरे ही वाटर ट्रफ पर पानी पीने आया था और मैं सेकंड कमर की तरह वेट कर रहा था। ये स्नेक वाले चैप्टर में D.H. लॉरेंस लिखते हैं। Who wrote द प्ले एंड दी अदर पोएम्स, प्ले हाउस एंड दी अदर पोएम्स की लेखिका कौन है? कमला दास का इंट्रोडक्शन अगर आपने पढ़ा होगा तो बोल्ड लेटर में लिखा होगा ज़रूर ये दी ओल्ड प्ले हाउस एंड दी अदर पोएम्स। हु हैज़ वायलेटेड द ट्रेडिशन बाय ऑफ रिलीजन बाय क्रीमेटिंग, दाह संस्कार करके इनमें से किसने अपने धर्म को भंग कर दिया? तो केकियन दारू वाला थे ना, टावर ऑफ साइलेंस दूरी होने के कारण इनको अपने फर्स्ट बॉर्न बेबी को आग के हवाले करना पड़ा और ऐसा करके ये अपने धर्म के खिलाफ चले जाते हैं। द पोएट इज़ इन ऑ ऑफ स्नेक, मैं आपको जब पढ़ा रहा था गेस्ट पेपर भी तो आपको मैंने इन ऑ ऑफ सिखाया था, जिससे डर भी लगे और रिस्पेक्ट भी हो। तो कवि के दिल में स्नेक के लिए डर भी था और रिस्पेक्ट भी था। द राइटिंग सिस्टम ऑफ इन ओल्ड इंग्लिश यूज्ड द, अगर आप मेरे क्लास में बैठे होंगे ओल्ड इंग्लिश पढ़ रहे होंगे तो ये ओल्ड इंग्लिश का जो राइटिंग सिस्टम था ना, ये यूनिक अल्फ़ाबेट था। बाद में चलकर इसको रोमन अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट किया गया था और यूनिक अल्फ़ाबेट जो होते थे ना, वो शार्प स्ट्रेट लाइंस के हुआ करते थे जिनमें कर्व्स नहीं हुआ करता था। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट ब्रॉट अबाउट अ सीरीज ऑफ चेंजेस इन द डॉट 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 ऑफ द इंग्लिश लॉन्ग वॉवेल्स, जो इंग्लिश के लॉन्ग वॉवेल्स थे उनके प्रोनाउंसिएशन को शॉर्ट करने की क्रिया को द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट कहते हैं। तो इसने प्रोनाउंसिएशन को शॉर्ट कर दिया। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का आविष्कार इंग्लैंड में कब हुआ था? 1476 में हुआ था और इसी के बाद से मिडिल इंग्लिश की शुरुआत हो गई थी। यही वो घटना है, दो घटनाएं थी जिसने कि ओल्ड और मिडिल को एक दूसरे से अलग बांट दिया था। एक तो द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट वाली घटना है और एक ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का आविष्कार है। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज़ अ विंडो टू द वर्ल्ड। इंग्लिश वो खिड़की है जिससे झांको तो पूरी दुनिया नज़र आती है। क्लास में जब आप पढ़ रहे होंगे तो ये लाइन हमने ज़रूर आपसे रिपीट किया होगा। डॉट 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 वॉज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। वाल्टर डिलामेयर के राइटर इंट्रोडक्शन को पढ़िएगा तो इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया था 1953 में। और डस्ट हुम इंग्लैंड बोर शिप्ड मेड अवेयर, ये तो मैंने अभी आर्ट्स के पेपर में भी एक्सप्लेन किया था। इंग्लैंड के कवि थे रूपर्ट ब्रूक और इंग्लैंड के देश के सैनिक थे, तो इंग्लैंड के बारे में बात किए हैं। और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग और अनदर पिक हैज़ बीन स्टिफल्ड, तो यहाँ पर ही तो बात हो रही है मैकाविटी का ना, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। जब दूध गायब हो जाता है, जब चूहे का मर्डर हो जाता है। आई स्वोर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, चूँकि फायर अपने डेड बॉडी को जलाना भूल जाता है तो केकियन दारू वाला कहते हैं कि मैंने कसम खाया कि मैं आग को भुलक्कड़पन से माफ़ कर दूंगा। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आर एंसेस्टर्स डिसवेडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स, इन सारी चीज़ों का ख्याल करते हुए हमारे जो पूर्वज थे उन लोगों ने हमें लग्जरीज और प्लेजर्स से दूर रखा। ये किस पार्ट से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी वाला। द फैमिली इज़ बिग, परिवार बड़ा है और बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, कहाँ से लिया गया है? जब डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के बारे में जब बोलते हैं तो ये कहते हैं। द नरेटर इन अ पिंच ऑफ स्नफ, जो पिंच ऑफ स्नफ का जो नरेटर है वो प्रोबेशन पर क्या है? तो वो अंडर सेक्रेटरी है। ये तो अच्छी कहानी थी, मज़ा आया था पढ़ने में, नानू काका का याद होगा आपको। मार्टिन लूथर किंग यंगेस्ट पर्सन बने 1964 में, क्या रिसीव करने वाले? नोबेल प्राइज़ रिसीव करने वाले यंगेस्ट पर्सन थे विद्यार्थी 1964 में। हिज ब्रो, उसकी जो ब्रो थी आई ब्रो, वो डीपली लाइंड विथ थॉट्स, वो थॉट्स से एकदम भौवें उसकी तनी रहती थी। किसके भौवें तो तनी रहती थी? मैकाविटी की भौं तनी रहती थी। द इमेजेस एंड प्रेजेज ऑफ रन थ्रू द पोएम द सोल्जर, सोल्जर में किस देश का इमेज और किस देश की प्रशंसा होती है? तो रूपर्ट ब्रूक इंग्लैंड के हैं तो इंग्लैंड की प्रशंसा करते हैं। इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशंट इंडो यूरोपियन फैमिली, ये लाइन तो गलत होना ही नहीं चाहिए था। स्टोरी ऑफ इंग्लिश की शुरुआत होते ही इस लाइन से मुलाकात हो जाती है।
द लेटेस्ट पीरियड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज मे बी कॉल्ड द ईरा ऑफ न्यू इंग्लिशेज। अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है इंग्लिश में, उसको हम न्यू इंग्लिश का ईरा कहेंगे। नई अंग्रेजी का दौर चल रहा है। इवन मोर इम्पॉर्टेंट दैन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वॉज द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। जानवरों के पालतू बनाने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आविष्कार था एग्रीकल्चर का आविष्कार। फैंसी अ लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विद गार्ड्स। ये कहाँ पर बोला गया है? तो जब सिब्बी के पापा अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो कहते हैं कि अरे ये ऐसा ही लड़का है, दिन भर गार्ड्स के साथ खिलवाड़ करते रहता है। तो ये बात कहाँ पर चर्चा हुई थी? दी आर्टिस्ट में। वीमेन हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। कहाँ की औरतों ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाना छोड़ दिया था? तो सुडानीज गवर वीमेन थी, सूडान की रहने वाली। अ चाइल्ड इज बॉर्न में इसकी चर्चा हो चुकी है। एडवर्टाइजर्स कंट्रीब्यूट टू द, एडवर्टाइजर्स किस चीज़ में कंट्रीब्यूट करते हैं? न्यूज़पेपर के किस चीज़ में? तो रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं। बर्ट्रांड रसेल बिलोंग्ड टू ब्रिटेन। बर्ट्रांड रसेल कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटेन, ब्रिटिश फिलोसफर थे ये। एवरी न्यूज़पेपर लिव्स इन अ परपेचुअल प्रिकैरियस बैलेंस। जितना भी अखबार है सब का बैलेंस एकदम डगमगाते रहता है। जहाँ एडवर्टाइजर सटे कि न्यूज़पेपर ख़त्म। हाउ मेनी हेन्स वर एट फर्स्ट केप्ट बाई बेंजी। शुरू में बेंजी के द्वारा कितनी मुर्गियाँ रखी जाती थी? विद्यार्थी, अगर आपने दी अर्थ वाला चैप्टर पढ़ा है तो 40 और 50 हेन्स उसमें लिखा हुआ था। 40 से 50 मुर्गियाँ, हर कलर का, हर ब्रीड का ये रखा करता था। बट बिलीव दैट आई शैल मेक ए स्पीडियर जर्नी इज सिंस आई टेक। जॉन डोन अपने प्रेमिका से बात करते हुए कहते हैं कि विश्वास करना कि मैं सूरज से भी तेज़ लौट कर आऊँगा, क्योंकि सूरज जाता है और रोज़ इतना जल्दी आ जाता है, इसका कोई मकसद नहीं, फिर भी ये इतना तेज़ चलता है। तो मैं जा रहा हूँ, मैं भी लौट कर आऊँगा और मेरी लौटने की स्पीड सूरज से भी तेज़ होगी, क्योंकि मेरी मंजिल तू होगी, मेरा लक्ष्य तुम्हारे पास पहुँचना होगा, तुम्हारी तस्वीर मेरे सामने होगी। तो ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में ये लाइन की चर्चा की गई है। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। मैंने तो ये लाइन आपको लिख कर दिया हुआ था जी, आपके असाइनमेंट में भी, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। वॉल्ट व्हिटमैन कहाँ के कवि हैं? तो ये तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में हम लोग पढ़े थे, अमेरिकन पोएट है। द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विद विलियम वर्ड्सवर्थ। कल के वीडियो में ही मैंने चर्चा किया था, रोमांटिक रिवाइवल विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ जोड़कर देखा जाता है और ये आर्ट्स के पेपर में भी पूछ चुका है। बंकिम चंद्र का जो फर्स्ट इनका नोवेल था राजमोहन्स वाइफ, इनकी पहली जो नोवेल थी, ये बताना है कि कब लिखा गया था। तो ये थोड़ा सा डेप्थ में जाकर पूछा है विद्यार्थी। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में फर्स्ट नोवेल की चर्चा थी राजमोहन्स वाइफ की, ये 1864 में, और मेरे असाइनमेंट में इसकी चर्चा है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश वाला खोल कर देखिएगा। डीपली एंड पेनफुली अपसेट दे वेंट टू द मैन नेम्ड सैंडर्स एंड टोल्ड हिम हाउ इट वाज। बड़ी गहराई से अपसेट होकर वे लोग सैंडर्स के पास पहुँचे पूछने के लिए कि ये सब कैसे हो गया। अर्थ वाले में जब ज़मीन बिकने लगती है तो बेंजी के माँ बाप जाते हैं। जो किताब है कम माई विलव्ड, ये किसको बैकग्राउंड बनाकर लिखा गया है? तो पर्लेस बक ने इंडियन बैकग्राउंड पर लिखा है। एंटोन चेको, ये बाई प्रोफेशन क्या थे? ये बाई प्रोफेशन डॉक्टर थे विद्यार्थी। मैरिज प्रपोजल इन्होंने लिखा हुआ था। फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका कम टू दिल्ली? किस उद्देश्य से नानू काका दिल्ली आए थे? एक मंत्री से मुलाकात करने के लिए। ये आपका 100 ऑब्जेक्टिव्स हो गया। अगर आप चाहते तो 100 में 100 भी सही बना सकते थे, लेकिन ज़रूर आपने अपने लिए 50 चुन लिया होगा और वो आपका सही हो जाना चाहिए। आइए ज़रा डिस्क्रिप्टिव पे नज़र डालते हैं। ये टॉपिक मैंने जो ही वीडियो बनाया आर्ट्स के पेपर का, तो मैंने कहा भी था कि माई एम इन लाइफ, ये आर्ट्स में भी पूछा हुआ था। ये सबसे इजी टॉपिक था आपको लिखने के लिए, अपने जीवन का लक्ष्य। बाकी डिसिप्लिन भी ठीक है, डिसिप्लिन पर भी लिखा जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और डिसिप्लिन वाला हमने आपको अपने असाइनमेंट में दिया हुआ भी था, और माई एम इन लाइफ, ये दोनों। एक्सप्लेन एनी ऑफ द फॉलोइंग,
वो जो एसे का असाइनमेंट मैं बात कर रहा हूँ ना, वो असाइनमेंट विद्यार्थी जो हम आपको एसे के लिए आपके मोबाइल पर सेंड किए थे जब आपका कोर्स फिनिश हुआ था तब। इनमें से 2 को एक्सप्लेन करना है। जब गाड़ी चली गई तो वो लोग खड़े हो गए पेवमेंट पर और ज़मीन की ओर देखने लगे। जब बेंजी अपने माँ बाप को छोड़ देता है रास्ते में तो वहाँ का लाइन उठाया गया है। मैंने आपको कहा था कि एक पार्ट का कोई भी एक्सप्लेनेशन पूछे उस पार्ट से रिलेटेड ही आंसर लिख दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। विद इन द हर्ड, अपने झुंड में हम ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं लेकिन झुंड के बाहर हमारा व्यवहार बड़ा ख़राब हो जाता है। ये आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड का लाइन है। कोई भी अगर एक्सप्लेनेशन आप पढ़कर गए थे तो इसका आंसर वही कर सकते थे। फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड ऑलमाइटी वी आर फ्री एट लास्ट। मार्टिन लूथर किंग आई हैव अ ड्रीम का सबसे अंतिम में ये लाइन बोलते हैं कि अंत में आज़ाद हुए, अंत में आज़ाद हुए। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम अंत में आज़ाद हुए। आराम से एक्सप्लेन हो सकता था। मदर वेट कर रही थी दरवाजे पर और उसका चेहरे पर स्माइल खिल गया जब नानू काका दरवाजे पर पहुँचे। वहाँ की ये लाइन है, आराम से एक्सप्लेन हो सकता था। कविता में भी ये पहला जो लाइन है ये मैकाविटी की लाइन है। आप आराम से इसको मैकाविटी का कोई भी लाइन याद करके गए होंगे, इसको एक्सप्लेन कर देते, सही हो जाता। केकियन दारू वाला का लाइन है कि नज़दीकी टावर ऑफ साइलेंस 1000 मील की दूरी पर था तो फायर हाइम ने कहा कि जाओ तो मैं तुमको माफ़ कर देता हूँ। ये भी आराम से एक्सप्लेन हो सकता था। अब वो घर है बड़ा दूर है जहाँ पर मुझे प्यार मिला था। कमला दास का ये लाइन है माई ग्रैंड मदर्स हाउस का। इसका भी एक्सप्लेनेशन आप कर सकते थे। द रेड ब्रिस्ट विसल्स फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट एंड गैदरिंग स्वेलर्स ट्विटर इन द स्काइज। ओड टू ऑटम में आखिर में जब स्प्रिंग सीजन को एक म्यूज़िक का स्टोर बनाकर पेश किया जाता है तब ये लिखा जाता है कि शाम ढलने पर सारी चिड़िया अपने पंखों को फैलाकर आकाश में उड़ती हुई अपने घोंसलों की तरफ लौट रही होती है। चिड़ियों की चहचहाहट, मेढक की टरटराहट, झिंगुर की किरकिराहट, ये सब मिलकर और बहुत ही मार्मिक ध्वनि निकलती है जैसे कि किसी दिन की मृत्यु हो रही हो और उस दिन की मौत पर ये सारे चिड़िया और जीव जंतु मातम मनाते हैं। आराम से हो जाता है। ये तो लेटर आपका मैंने गेस में भी किया था विद्यार्थी कोविड-19 से, और ये तो 100% यही मैंने किया था। मैं चीफ मिनिस्टर को लिखना है और वहाँ पर हम लोग सेक्रेटरी को लिखे हुए थे, बस सेक्रेटरी बदल कर और घर में जो कैद है कोविड-19 के पेशेंट्स उन्हीं को लिख देना था। ये तो 100% आ गया। ये तो वही लेटर है जो आपके गेस में मौजूद है। किन्हीं 5 के उत्तर देना है। सिसिली में सांपों को लेकर क्या धारणा है? तो ये माना जाता है कि गोल्ड स्नेक्स विनोमस होते हैं और ब्लैक स्नेक्स इनोसेंट होते हैं। अगर मैं युद्ध में मर जाऊं तो कवि क्या कहता है कि वो किस प्रकार से याद किया जाना चाहेगा? अपने देश के सच्चे आशिक के रूप में, अ ट्रू लवर ऑफ हिज मदरलैंड। व्हाट हैपन्स इन ऑटम? ऑटम में क्या होता है? तो सारे पेड़ फलों से लद जाते हैं। द ट्रीज आर लेडन विथ फ्रूट, सब राइपन हो जाता है, मीठा मीठा सुगंध हो जाता है। बस ऑटम में 1-2 बातें इसमें रिपीट कर देना था। व्हाई डिड द राइटर नॉट माइंड? राइटर को क्यों बुरा नहीं लगा कि उसका होस्ट अपोजिट कॉर्नर में बैठकर खाना खा रहा था? क्योंकि जो होस्ट था वो अपने रिलीजन के अनुसार, वो रिलीजियस एक्टिविटीज़ के अनुसार वो मुड़कर खा रहा था। इसमें राइटर का इंसल्ट नहीं था, इसलिए इन्होंने माइंड नहीं किया। आर देयर रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रेस? क्या प्रेस पर युद्ध शुरू होने पर रिस्ट्रिक्शंस होता है? बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस होता है। ये मैंने आर्ट्स वाले पेपर में भी एक्सप्लेन किया था। और जब वार ख़त्म हो जाता है, पीस आ जाती है, तो फिर उनको फुल फ्रीडम दे दिया जाता है। सिब्बी के हार्ट बीट को फास्टर कौन कर दिया? तो 5 इंच लंबा एक गार्ड इसने देख लिया था और उसके अंदर कुछ स्पेशल, समथिंग स्पेशल इन इट, और उसी चीज़ ने मेड सिब्बीज हार्ट बीट फास्टर। ड्रामेटिक एलिमेंट, मैंने स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो आपको दिया हुआ था पेपर, उसमें ड्रामेटिक एलिमेंट्स के नाम हमने लिखे थे, बस वही लिख देना था आपको। 4 ऐसे देश के नाम लिखना है जहाँ पर इंग्लिश का प्रयोग सेकेंड लैंग्वेज के रूप में किया जाता है। तो इंडिया सहित और भी कई ऐसे देश है जहाँ पर सेकेंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश का यूज़ किया जाता है, जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश में हमने चर्चा किया था। इसको आप नाइजीरिया भी लिख सकते हैं, कनाडा भी लिख सकते हैं, इंडिया भी लिख सकते हैं, और एक और कंट्री आप लिख सकते थे, पाकिस्तान में भी इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज ही यूज़ किया जाता है, और बाकी नॉन इंग्लिश कंट्री में इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज के रूप में यूज़ किया जाता है।
व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑन वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश। जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ यानी कि 1050 में जो आक्रमण कर दिया था लोगों ने, फ्रांस वालों ने, तो उसका असर इंग्लिश के वोकैबुलरी पर क्या हुआ। तो अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंच वर्ड्स एंटर इनटू द इंग्लिश वोकैबुलरी। बहुत सारे फ्रेंच वर्ड्स एंटर कर गए इंग्लिश वोकैबुलरी में। तो इसका आंसर आप आराम से लिख सकते थे, द इम्पैक्ट ऑफ द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑन द वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश वॉज दैट अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंच वर्ड्स एंटर्ड इंग्लिश। एंटर्ड के बाद इन या इनटू नहीं लगाया जाता है, पहले सेंटेंस में मेरे से गलती से बोला गया। व्हाट स्टैंडर्डाइज्ड इंग्लिश स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। किस चीज़ के आने से इंग्लिश का स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन स्टैंडर्ड हो गया। तो डिक्शनरी आने से। तो द इन्वेंशन ऑफ अ डिक्शनरी, द क्रिएशन ऑफ अ डिक्शनरी और बस स्टैंडर्डाइज, ये सब उतार देना था आपको। किसी एक पर समरी लिखना है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट आपके गेसिंग में मौजूद था, आराम से लिख सकते थे। किसी एक पर समरी लिखना था, द आर्टिस्ट आपके गेसिंग में है, आराम से लिख सकते थे। ये तीनों का तीनों ही आसान है, किसी पर भी आप लिख सकते थे जिस पर मन करे वो, ये तीनों मौजूद था आपके पास। लेकिन मुझे मालूम है कि ये तीनों आप लोग नहीं किए होंगे, क्योंकि सबसे आसान तो ये है, ये करना। W.H. ऑडेन का लिखा हुआ इसमें कौन सी कविता है, ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। केकियन दारूवाला ने कौन लिखा, फायरहाइम लिखा। जॉन किट्स ने कौन लिखा, जॉन किट्स ने लिखा ओड टू ऑटम। रूपर्ट ब्रुक ने कौन लिखा, ये लिखे सोल्जर। कमला दास ने कौन लिखा, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। बन गया, पांचों का पांचों सही हो जाएगा। अभी बाहर मत जाओ, डोंट गो आउट एट प्रेजेंट या नाउ आप लिख सकते थे। छात्रों को क्यों पीटा गया, व्हाई वर द स्टूडेंट्स बीटन, पैसिव है ये। रीता अपना काम पूरा कर चुकी है, रीता हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क। मैं स्नान करने ही वाला हूँ, आई एम अबाउट टू टेक बाथ या बेद, BATHE। रमेश पुस्तक लेकर कब आएगा, व्हेन विल रमेश कम विथ द बुक। लेकर का इंग्लिश विथ होता है, मैंने आपको प्रीपोजिशन में भी पढ़ाया था। वह अपने मित्रों के साथ मैदान में खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग इन द ग्राउंड विद हिज फ्रेंड्स। तुम्हें अब घर जाना चाहिए, यू शुड गो होम नाउ। आप लोग पटना कब आइएगा, व्हेन विल यू कम टू पटना। बहुत आसान था, कोई बना लेता। H.E. बेट्स ने कौन लिखा है, H.E. बेट्स ने लिखा है दी अर्थ। जर्मन ग्रियर ने कौन लिखा है, जर्मन ग्रियर ने लिखा है अ चाइल्ड इज बॉर्न। डोरोथी एल सायर्स ने कौन लिखा है, हाउ फ्री इज द प्रेस। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कौन लिखा है, भारत इज माई होम। मार्टिन लूथर किंग का कौन है, आई हैव अ ड्रीम। ये तो मैंने आपको गेस में भी दे दिया था। रीड द पैसेज केयरफुली, इस पैसेज को पढ़कर, और यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, एकदम आसान है। सिविलाइजेशन, आवर इंडियन सिविलाइजेशन इज़ ग्रेट, ब्यूटीफुल, द फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इन दोनों से वाक्य भी बना दिया आपने, चाहते तो एक और एके में जोड़कर भी वाक्य बना सकते थे। सिविलाइजेशन से आप क्या, इन तीनों ही प्रश्नों के उत्तर आपको बखूबी यहाँ पर मिल रहे हैं। अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो आपको उत्तर दिख जाएगा, और आपका ये 4 नंबर तो एकदम आपका है। प्रेसिस अब आपने किया नहीं होगा, क्योंकि पैसेज आसान है, प्रेसिस में कौन हाथ डालेगा। लेकिन अगर आपने डाला है हाथ तो 1/3 आपने कर दिया होगा। यहाँ पर आकर मुझे लगता है कि आपका 100 में 100 सही अगर लिखे हैं तो आप 90+ तो स्कोर कर ही दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने कितना का स्कोर किया है। और आप सभी विद्यार्थी का इंग्लिश के प्रति मेरी जो जिम्मेदारी है यहाँ पर आकर पूरी हो जाती है। हमने पूरी कोशिश की, लगातार जितना समय हुआ हमने आपको दिया आपके इंग्लिश की बेटरमेंट के लिए। अब हिंदी का एग्ज़ाम है, एक दिन और हम और आप आंसर शीट के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।